नमस्ते। सो ऑल पेरेंट्स एंड किड्स जो आज सुबह हमारे साथ में जुड़े थे हेल्दी बेबी कंपटीशन में, उन सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। आज हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि आई नो कि कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा लेट भी आए और उसके साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स थे, जो पेडियाट्रिशियन और डेंटिस्ट थे, वो थोड़ा लेट आए और उनका सेशन भी थोड़ा लंबा चला और इसलिए शायद हमारा जो इंटरेक्शन था आज का वो रह गया है। सो इसी इंटरेक्शन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए अभी बनाया है। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप सब तक हमारा ये मैसेज पहुंच पाए, ये कंसेप्ट पहुंच पाए कि हेल्दी बेबी कंपटीशन लेने के पीछे आज हमारा पर्पस, हमारा मोटो क्या था। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके साथ में भी शेयर किया है। सो डियर पेरेंट्स, हम सब ये देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं 0 to 5 ईयर्स के ग्रुप के, वो बहुत फास्ट डेवलप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत फटाफट ये सीख लेते हैं। ओके, इनमें लर्निंग कैपेसिटी बहुत सारी है, बट सच में इनके लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली क्या हम उनको वो कंटेंट दे पा रहे हैं? क्या वो मैसेज जो हमें इन बच्चों को 5 से 6 साल के एज ग्रुप तक दिया जाना चाहिए वो सच में डिलीवर हो रहा है? आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मेरे ये बोलने के पीछे का मतलब क्या है। इसके लिए मुझे आपको पहले मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। सो पेरेंट्स, आई एम पल्लवी पाटोदकर बोधिले। बेसिकली आई एम अ डायरेक्टर ऑफ सेल एकेडमी वर्धा। सेल एकेडमी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वर्धा में हम पिछले 14 साल से रन कर रहे हैं। इट इज़ बेसिकली फॉर नीट एंड जेडबल स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चे 11th और 12th में हैं, जो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए हम पिछले 14 साल से सेल एकेडमी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। एंड वर्धा में अब तक हमने हाईएस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग सिलेक्शंस दिए हैं। तो उसका और आज के कॉम्पिटिशन का क्या कनेक्शन है वो हम समझते हैं। पिछले 5-6 साल में हम बहुत क्लोज बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का वर्धा में एक रेसिडेंशियल कैंपस है, मतलब हॉस्टल है, जहाँ पे बाहर गांव से बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। हम बहुत क्लोज कनेक्शन में इन 16-17 साल के बच्चों के साथ में रहते हैं। आज बहुत ही दुख के साथ ही मुझे बताना पड़ता है कि हर दूसरा पेरेंट जिसका बच्चा 16 या 17 साल का है वो परेशान है। वो मजबूर हो गए कि हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएं, कैसे उनको समझाएं, उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करें। मतलब जितने टैंट्रम्स आज आप अपने बच्चों में देख रहे हैं ना, ये 0 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप में, उससे कम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा टैंट्रम आज 16-17 साल का जो बच्चों का एज ग्रुप है उनके पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये रीज़न जो है, यही रीज़न था आज के हमारे हेल्दी बेबी कंपटीशन का पेरेंट्स। सो बस मेरे साथ में आगे आप 3-4 मिनट बने रहिए और ये 3-4 मिनट आपको देने हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल में एज ग्रुप में हमें बच्चों को देना क्या चाहिए। सो 16-17 साल के बच्चे जो आज हमारे पास में है, उनका आगे का मोटो ये है कि उन्हें नेशनलाइज्ड एग्जाम्स देनी है, नीट और जेडबल जैसी। आगे के करियर के लिए लाइफ में जितनी भी नेशनलाइज्ड एग्जाम्स होती है वो सारी एग्जाम्स लॉजिक्स, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, इन बेसिक कंसेप्ट के ऊपर में आधारित रहती है। 16-17 साल का बच्चा जो टैंट्रम करता है, मोबाइल से लेके तो अलग अलग चीज़ों का, इवन आपको सुनने में शायद अजीब लगेगा बट हमारे वर्धा जैसे सिटी में भी बच्चे ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। तो 16-17 साल के बच्चे जिनमें मोबाइल से लेके तो ड्रग्स का एडिक्शन हमको देखने को मिलता है, ये एडिक्शन इन बच्चों में आया कहाँ से है? क्यों ये बच्चे बिल्कुल सफ़ेद झूठ घर पे बोलते हैं और बाहर आने के बाद अलग चीज़ों में उलझ जाते हैं? ये सारा फैक्ट है, ये वर्धा सिटी का नहीं, ये नेशन का फैक्ट है। तो ये अगर आपके बच्चों के साथ आपको लगता है कि मेरा बच्चा जब 16-17 साल का हो जाए तब वो इनफ मैच्योर रहे कि अपने लिए गुड डिसीजन ले पाए, उसका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा रहे, ताकि जब वो नेशनलाइज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तब उसको समझ में आए कि हाउ टू प्रिपेयर, उसका अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग अच्छा रहे ताकि उसको नेशनलाइज एग्जाम में सक्सेस मिल पाए, अपना करियर को अच्छे से बना पाए। प्लस पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, आपको पता लगे कि हाँ मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके टेंटम्स आज जैसे है वैसे 16-17 साल के होने के बाद भी अगर रहते हैं तो आप उसको नहीं बियर कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों का जो आंसर है वो एक ही है, करेक्ट प्री स्कूलिंग। 0 to 5 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें आज हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? आज हम बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हुआ हम उसको ABCD सिखा रहे हैं, हम उसको 1 2 3 4 सिखा रहे हैं,
बच्चा जो हमें पूछना चाहता है, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर जो इमेजिनेशन है, वो बाहर आने से पहले हमने ब्लॉक कर दिया। हम उसको बोल रहे हैं कि तुम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लर्न कर लो, तुम जॉनी जॉनी वाला पोएम लर्न कर लो, तुम 1 2 3 4 लर्न कर लो। हम उसको बस बाहर से आउटपुट दिए जा रहे हैं, हमारे साथ साथ उसको और टीवी है, मोबाइल है, कंटिन्यूस आउटपुट देने के लिए। लेकिन उनके अंदर जो क्रिएटिविटी बन रही है, जो इमेजिनेशन हो रहा है, उसको बाहर लाने के लिए क्या सोर्स है हमारे पास? आज कुछ भी सोर्स नहीं है। ओके, सो ये सोर्स जो है, ये करेक्ट प्री स्कूलिंग से ही हम बच्चे को दे पाते हैं। तो करेक्ट प्री स्कूलिंग में सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। 10 बच्चों के पीछे एक टीचर का रहना जरूरी है, बिकॉज आपका जो बच्चा है वो भी तैयार नहीं हुआ है कि वो एक क्लास में बैठे जहाँ पे 20 30 40 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहे हैं और सबके सब बस रट्टा मारे जा रहे हैं। अगर इस तरीके से आपका बच्चा रट्टा मारू पद्धति से या इस तरीके से अगर आगे जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि 11 12 के बाद में 11 12 तक भी उसका जो फ्यूचर है वो आप प्रॉपर समझ सकते हैं कि इट इज इन अ ब्लैक। ओके, ऐसा क्यों मैंने यहाँ पे बोला है? क्योंकि जो बच्चे इस रट्टा मारू पैटर्न में जा रहे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो क्या पढ़ रहे हैं। एंड आगे जो उनके करियर में जरूरी है, दैट इज अ क्रिएटिविटी, एनालिसिस, क्योंकि अभी बच्चे एआई के ज़माने में रहने वाले हैं, रोबोटिक्स के ज़माने में रहने वाले हैं, उनका क्रिएटिविटी जो है वो एक्सप्लोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी इस एजुकेशन पैटर्न में नहीं हो पा रहा है। तो एटलीस्ट 8 से 10 बच्चों के पीछे एक टीचर रहता है तो समझ में आता है, वो टीचर सबके तरफ ध्यान दे पाएगा, हर एक बच्चे का इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी को वो टीचर समझ पाएगा। एक क्लास को एक टीचर हैंडल नहीं कर सकता अगर वो बच्चा प्री स्कूलिंग के ग्रुप में है, तो ये किसी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला फैक्टर हम यहाँ पे गलत हो रहा है कि हम एक टीचर से क्लास को पढ़ा रहे हैं, ये एक चीज़ है। दूसरा फैक्टर है कि बच्चों का इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बाहर कैसे आएगा? सो वी शुड हैव डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए जिससे हम बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे तो वो समझेंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ए फॉर एप्पल बच्चों को बताना है तो उसके पहले मुझे बच्चों को ये बताना है कि बच्चा ट्रायंगल क्या है और लाइन्स क्या होता है, और फिर आप ए वाले लेटर बच्चे को बताओ। बच्चे को बोले इसमें आइडेंटिफाई करो क्या है, वो आपको बताएगा कि इसमें ट्रायंगल है और इसमें 2 लाइन है। दिस इज द करेक्ट पैटर्न टू इंट्रोड्यूस द लेटर्स। अगर आप बच्चे को बी लेटर पढ़ाना चाहते हैं तो आप बच्चे को बताइए कि बच्चे ये देखो, ये सेमी सर्कल है, ये जब ज्वाइन होता है ना तब लेटर बनता है बी। अगर हम इस पैटर्न से लेके जाते हैं तो ही हम करेक्ट एजुकेशन हमारे बच्चों को दे पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं दे पाएंगे। उनका क्रिएटिविटी बाहर निकलेगा तो वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही निकलेगा। थर्ड, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 16-17 एज में जाने के बाद गलत चीज़ों के पीछे, एडिक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो आज अभी से उसमें करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी डेवलप होना ज़रूरी है। हाउ टू टेक राइट डिसीजन से बच्चों में अभी ये एज ग्रुप से कैसे डेवलप होगा? सो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं ना हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स, टीचर्स ने ये नहीं पढ़ाना चाहिए कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हमारे पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, जिस माइक्रोस्कोप से हम बच्चों को जर्म्स बता पाए, समझा पाए कि बेटा ये जर्म्स ये तुम्हारे दांत पे हैं, तब समझेगा अच्छा ये है। हाँ, फिर करेक्ट डिसीजन लेना है कि ब्रश योर टीथ। आप एक सिचुएशन में फंस गए हैं, आप एक रोड पे है, वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आया है और स्ट्रेंजर आपको बोल रहा है कि बेटा मुझे ना आपके साथ सेल्फी क्लिक करना है। क्यों? अभी कोई स्ट्रेंजर बच्चों को चॉकलेट नहीं देगा, अभी सेल्फी क्लिक करके साइबर क्राइम होगा और वैसे आपको बच्चों को फंसाया जाएगा आगे आगे और ज़्यादा। जो साइबर क्राइम अभी भी बढ़ चुका है, हमारे बच्चों को करेक्ट डिसीजन लेते आना चाहिए कि नहीं अंकल मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तो ये सब कैसे होगा? हमें बच्चों को केस स्टडीज देनी होंगी, उनको अलग अलग सिचुएशन में डालना होगा, हमें उनको सोचने पे मजबूर करना होगा। यही स्कूल का काम है कि बच्चों को सोचने पे मजबूर करना। आज ऐसा है, स्कूल से बोलते हैं बच्चों को कि आप प्रोजेक्ट बना के लाओ, रात भर बैठ के मम्मी पापा बच्चों के प्रोजेक्ट बनाते हैं, दूसरे दिन स्कूल में जाके प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं। क्या ये करेक्ट पैटर्न है? बिल्कुल नहीं। प्रोजेक्ट स्कूल में होने चाहिए, स्कूल में प्रोजेक्ट होने चाहिए और स्कूल वालों ने बोलना चाहिए कि जाओ घर पे जाके बताओ कि मैंने ये प्रोजेक्ट स्कूल में किया, इसका मतलब ये निकलता है, इससे मैंने ये सीखा, तो उसको हम करेक्ट वाला स्कूलिंग बोलेंगे। सो पेरेंट्स, ये जो सारा स्कूलिंग है ये हमें कहाँ पे मिलेगा? सो नेचर द एक्सपेरिमेंटल प्री स्कूल, जहाँ पे आज आप सब लोग आए थे, आपको देख के शायद लगा होगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा स्कूल नहीं है। नहीं, हमारे 2 फ्लोर है, जिस फ्लोर पे आज हम सब लोग थे ये, और इसके ऊपर और एक फ्लोर है। सो इसलिए 2 फ्लोर का हमारा स्कूल है जहाँ पे हमने 4 क्लासरूम डिजाइन किए हैं विद अ लिमिटेड स्टूडेंट्स कैपेसिटी। एक बैच 10 बच्चों का, 10 बच्चों के पीछे एक हमारा टीचर रहता है जो बच्चों के साथ फ्लोर पे गोल करके बैठता है, हर एक बच्चे का हाथ पकड़ के उसको सिखाता है, हर एक बच्चे से इंटरेक्ट करके उसकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी को समझता है, उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है, और इस तरीके से हम
जब तक बच्चा 6 साल का होता है तब तक उसको इस तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं कि आगे वो पढ़ाई को समझे, ना कि रट्टा मारे। हमारे यहाँ KG1 KG2 का जो बच्चा है वो खुद की पोएम्स बना सकता है। बच्चों ने खुद से पोएम बनाना सीखना चाहिए, खुद से स्टोरीज बनाना सीखना चाहिए। हम क्यों बच्चों को बोले कि ये रट्टा मारो? बच्चों की वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि बच्चे वो खुद से पोएम बना पाए, खुद से स्टोरीज बना पाए, खुद से लेटर्स और नंबर्स को समझे, खुद से सेंटेंस बना पाए, खुद से आपको बता पाए कि ये चीज़ का मतलब इंग्लिश में ये है, मराठी में ये है, हिंदी में ये है। और इतना ज़्यादा एबिलिटी बच्चों में डेवलप हम कर सकते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हमने बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से रेडी किए। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तब भी हमारे पास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको अलग अलग उसके आजू बाजू में होने वाली चीज़ है साइंटिफिक वे में समझाने के लिए। सो हमारे पास में हर एक एज ग्रुप के लिए एक्सपेरिमेंट्स हैं, हर एक एज ग्रुप के लिए केस स्टडीज हैं। फॉर एवरी एज ग्रुप वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ बैचेस, वी हैव आवर ओन फुल्ली डिजाइंड सिलेबस। और ये जो भी हमने डिज़ाइन किया है बच्चों के लिए, ये उसी तरीके से किया है कि आपका बच्चा जब उस 16-17 साल के एज ग्रुप का हिस्सा बने तो वो एक प्रॉपर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो सके, ना कि वो टेंट्रम्स जो आज आप देख रहे हैं वो बच्चों के आप 16-17 एज में भी जाके सॉल्व करें। सो अगर पेरेंट्स आपको लगता है कि ये प्री स्कूलिंग का हिस्सा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, सो आप सुबह 9 से 1 के बीच में कभी भी यहाँ पे आके हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इवनिंग में आना है विजिट करने के लिए, देन आपके पास में नंबर तो है ही, आप हमें कॉल करके भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आपको कभी भी किसी भी तरह की अगर हमारी हेल्प लगती है, आपके बच्चे का काउंसलिंग अगर आपको करवाना है, सो वी आर हियर फॉर यू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट एनी टाइम। और आपका बच्चा जब वो हेल्दी बना रहे, आगे आपके बच्चे को और हेल्दी हैबिट्स आपके बच्चे में लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सो ये मिल के हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये व्हाट्सएप का ग्रुप जो मैंने बनाया है, इट इज़ फॉर अवर कलेक्टिव डिस्कशन। यहाँ पे हम जो अलग अलग मम्मीज़ है वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे कि मेरा बच्चा ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है, शायद उसका आंसर दूसरे मम्मीज़ के पास में भी हो सकता है जो उसका आंसर यहाँ पे दे सके। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है, इसमें सिर्फ हमारे स्कूल का प्रमोशन नहीं होगा, बल्कि बच्चों से रिलेटेड जो जनरल प्रॉब्लम्स है उसको भी हम हमेशा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज का कंपटीशन बहुत अच्छा लगा होगा, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपके कुछ भी सजेशंस है, फीडबैक है, यू आर वेरी मच वेलकम टू अस। यू कैन सजेस्ट अस, यू कैन गिव अस फीडबैक, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, वेदर इट इज़ नेगेटिव। थैंक यू सो मच।